आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सर्विसेज के बारे में, और यूजर और ओएस इंटरफेस होता क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में। तो अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस लिए प्रोवाइड करती है? जिससे कि जो यूजर है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। किससे? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, पेरिफेरल से, सीपीयू से। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये प्रोवाइड क्यों कर रही है? जैसे कि क्या कहते हैं, सर्विसेज किसके लिए बेनिफिशियल हो? यूजर के लिए हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए हो, एक पर्टिकुलर इंटरफेसिंग के लिए हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए हो, एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन के लिए हो, ऐसा आप समझ लो। तो सर्विसेज की जरूरत इसलिए है इंटरफेसिंग के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि इंटरफेस। तो सर्विसेज की जरूरत कहाँ है? इंटरफेसिंग के लिए। फिर हमें जरूरत कहाँ है? कम्युनिकेशन के लिए। फिर हमें जरूरत कहाँ है? यूजर्स के लिए, एपीआई के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज जरूरी में है, जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम सप्लाईज डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू बोथ द यूजर्स एंड द प्रोग्राम, मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एन एनवायरमेंट टू एग्जीक्यूट इट फ्रीली, जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो पाए प्रॉपरली। इट प्रोवाइड यूजर्स द सर्विसेज रन वेरियस प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट मैनर। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया पहले ही कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हैं यूजर्स के लिए हैं, कहना चाहिए, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए है। एक पर्टिकुलर इंटरफेस है जो क्या प्रोवाइड करता है? सिंपल इंटरफेस या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट वेज में, या कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, पेरिफेरल से, सीपीयू से, या कहना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है। जिससे कि प्रॉपरली कहना चाहिए आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो पाए। ठीक है। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हैं वो आपके इन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर आप देखो तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें से पहला है यूजर इंटरफेस, दूसरा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तीसरा है आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फोर्थ है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिफ्थ है कम्युनिकेशन, फोर्थ है रिसोर्स। उसके बाद कहना चाहिए सिक्स जो है आपका रिसोर्स एलोकेशन है, सेवंथ है आपका एरर डिटेक्शन, एट्थ है अकाउंटिंग, और नाइन्थ है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं बच्चे, देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजर इंटरेक्शन की या यूजर इंटरफेस की, और फिर हम लास्ट में आके इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जब हम पूरी चीजें देख लेंगे कि ये यूजर इंटरफेस है क्या, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फाइल सिस्टम है क्या, कम्युनिकेशन क्या है, तो हम इस कहना चाहिए डायग्राम पे आएंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यूजर इंटरफेस की। ठीक है। तो व्हाट इज यूजर इंटरफेस? तो अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, यूजर को अलाउ करो टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस किस लिए है? फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर यूजर इंटरफेस की जरूरत कहां पड़ती है? फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन, और इट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बताता है कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से किन किन तरीकों से इंटरैक्ट कर सकता है। हमें क्या समझ में आ गई बात कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से किन किन तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है, उसी को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो ये तीन फॉर्म्स में होते हैं जनरली। क्या कहते हैं, तीन तरीके से आप कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि हम डॉस प्रॉम्प्ट पे जाते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, इसके थ्रू अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, या कहना चाहिए डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप इंटरेक्ट करते हो, कोई टेक्स्ट लिख के, मतलब आप क्या करते हो, टेक्स्ट के थ्रू कोई कमांड टाइप करते हो। जैसा कि अगर मैंने लिखा डी कोलन, तो डी ड्राइव में हम पहुंच गए। ठीक है। तो टेक्स्ट के थ्रू आप क्या करते हो, कमांड टाइप करते हो। कंप्यूटर उन टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें एमएस कहना चाहिए विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, तो यहां होता है कमांड प्रॉम्प्ट। और जब हम बात करते हैं कहना चाहिए उबुंटू सिस्टम की, तो उसमें होता है टर्मिनल।
ठीक है, तो टर्मिनल किसमें होता है? उबुंटू बेस्ड सिस्टम में होता है। ठीक है, तो अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट कहना चाहिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट की हम बात करें या कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें, तो कमांड लाइन इंटरफेस का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा होता है बैच बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन तो हमें समझ में आ गया, दूसरा होता है बैच बेस्ड इंटरफेस। बैच क्या होता है? ठीक है, हम करते क्या है, अगर बैच बेस्ड इंटरफेस की बात करें तो देखना, समझना इस बात को। बैच बेस्ड इंटरफेस में हम करते क्या है कि सबसे पहले हमारे पास होता है फाइल। अब हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर कमांड को स्टोर कर देते हैं, समझते चलना। फाइल के अंदर हम कमांड को स्टोर कर देते हैं, कर दिया स्टोर अपन ने, फाइल के अंदर कमांड को स्टोर कर दिया। ठीक है, साथ में उसी के अंदर हमने ऑपरेशन भी स्टोर कर दिए। ठीक है, उसके अंदर अपन ने ऑपरेशंस भी स्टोर कर दिए। ठीक है, अब यहां पास क्या होंगे, बहुत सारे कमांड्स होंगे। ठीक है, जो कि एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। जबकि अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करेंगे तो कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे पास एक कमांड, ओनली सिंगल कमांड की हम बात कर रहे हैं, सिंगल कमांड एक टाइम में एग्जीक्यूट होगा, सिंगल कमांड एक टाइम में एग्जीक्यूट होगा, एक टाइम में केवल एक सिंगल कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो हमें यहां बात ये समझ में आ गई कि अगर हम बात कर रहे हैं, कहना चाहिए कमांड लाइन इंटरफेस की, तो एक टाइम में एक सिंगल कमांड एग्जीक्यूट होगा, डॉस मोड से हमने एग्जीक्यूट कर दिया, डॉस प्रॉम्प्ट से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरी हम बैच बेस्ड इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो बैच बेस्ड इंटरफेस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास फाइल है, हमने बात की फाइल है, फाइल के अंदर कमांड है, और कमांड के साथ साथ ऑपरेशंस स्टोर्ड है, मतलब कमांड भी स्टोर्ड है, ऑपरेशंस भी स्टोर है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कमांड एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। जबकि सीएलआई में जो कमांड लाइन इंटरफेस है, वहां एक बार में एक ही कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि द कमांड लाइन इंटरफेस यूजुअली डील्स विद using text command and a technique for entering those command. The batch interface commands and directive are used to manage those commands that are entered into file and those files get executed. अब तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा बड़ा ही यूजर फ्रेंडली है, बड़ा ही इंटरेक्टिव है, दैट इज जीयूआई और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और यूजर फ्रेंडली है इंटरफेस। जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने की बात हम कर रहे थे कि हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे किन तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने कमांड लाइन देखा, बैच बेस्ड इंटरफेस देखा, तीसरा हमने ग्राफिकल की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड और साथ में यूजर फ्रेंडली है। कैसे अपन बात करें, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हम बात करें बच्चे, तो ये देखो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहां पास अगर आप देखो तो आपके पास इंटरफेस है, विंडोज सिस्टम है, मेन्यूज है जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे एडोब का मेन्यू है, यहां से मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकता हूं, यहां से मैं वेब यूज कर सकता हूं, यहां से मैं कहना चाहिए मैक कैफे, नेटफ्लिक्स और ये सारी चीजें डायरेक्टली हमारे पास कहना चाहिए एक मेन्यू के टर्म में, जिसको हम डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द जीयूआई वर्जन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन, और यू कैन से इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड यूजर फ्रेंडली interface for connecting user to operating system. Okay, is that clear to all of you? Clear हुआ यहां तक बच्चे? बताइए, यहां तक समझ में आया है नहीं है? यस सर। गुड, गुड। अब जो हम जीयूआई के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं उसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट होंगे, कहना चाहिए बट ऑब्वियस है, पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे, सारी चीजें होंगी, और साथ में आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे बच्चे हम, और दूसरा हमारा जो आएगा वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दूसरा होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल फिनोमेना बताता हूं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है, या आप इसको समझते भी होंगे जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते होंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे पास होता क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो होता है सोर्स कोड। याद करो, सी प्लस प्लस जावा में हमारे पास होता है सोर्स कोड, जो हम क्या कहते हैं किसी एडिटर में या कहना चाहिए किसी नोट पैड में हम लिखते हैं, दैट इज सोर्स कोड। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड को हम करते क्या है, कंपाइल। ठीक है, इन जनरल हम कंपाइल करते हैं, तो यहां आ गया कंपाइल। जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल क्यों करते हो, जिससे कि जो सोर्स कोड होता है तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है, वो आपका सोर्स कोड है।
ठीक है, अब आपको उसने सेव कर दिया, अगर सी का है तो डॉट सी में सेव हो जाएगा, सी प्लस प्लस का है डॉट सीपीपी में एक्सटेंशन के साथ सेव होगा, अगर जावा प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। अब आपने बेटा इसको कंपाइल किया, कंपाइल इसलिए करते हैं जिससे कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड बन सके। तो अब आपने किया यहां पास कंपाइल, जैसे ही कंपाइल करते हो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, दैट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अगर हम सी की बात करें तो डॉट ओबीजे एक्सटेंशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड बनते ही। अगर हम सी प्लस की बात करें तो डॉट ओबीजे ही रहेगा यहां भी। और जावा की बात करें तो यहाँ बाइट कोड बनता है, दैट इज क्लास फाइल। ठीक है, तो यहां बन जाएगा बाइट कोड, मतलब आपकी क्लास फाइल बन गई। ठीक है, डॉट क्लास। तो अब बाइट कोड तो आपका जेवीएम एनवायरनमेंट में ही एग्जीक्यूट होगा, जावा वर्चुअल मशीन में ही। ठीक है, तो अब यहां मुझे ये समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट कोड जो बनाने का फंडा है वो सिंपल ये है कि जिससे मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड जनरेट कर सके, जिसको कंप्यूटर समझ सके, बिकॉज ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है। अब आपने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब इसके बाद आप करते हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। इन जनरल फिनोमेना की बात कर रहा हूं मैं, किसी लैंग्वेज की नहीं बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे यही प्रोसेस होती है, जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो आपके पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो सिस्टम उसको क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, सिस्टम लोड करता है, फिर आप क्या करते हो, उसको कंपाइल करते हो और एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, देन आपको आउटपुट मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में, उसको एग्जीक्यूट करता है, फर्दर जो भी वर्क होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूशन है वो आपका नॉर्मल हुआ तो आउटपुट आ जाएगा, एब नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, या फोर्सफुली मुझे उसको एग्जीक्यूट कराना भी पड़ सकता है। तो ये सारा टास्क कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मतलब जो मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या कहना चाहिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको जब आप क्या करते हैं, आप लोड करते हो, तो आप नहीं करते हो, आप आपके थ्रू नहीं हो रहा है एक्चुअली में। जब आप प्रोग्राम ओपन करके उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तो उसके पहले जो लोडिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और program must be able to end its execution either normally or abnormally, forcefully। ये सारा चीज मैनेज भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोले बच्चे, यहां तक क्लियर है या नहीं? बताइए यस बच्चे। सर। यस गुड। सर। ठीक है, मतलब देखो फंडा क्लियर हो जाए तो उसके बाद ना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लिखना तो बहुत इजी है, फिर आराम से आप लिख सकते हो, समझते चलना। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की बात करें तो नेक्स्ट सर्विस आती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, जब जरूरत हो तो फाइल को क्रिएट करना, समझते चलना। जब जरूरत हो फाइल को क्रिएट करना, जब जरूरत हो फाइल को डिलीट करना, जब जरूरत हो फाइल में कोई मैनिपुलेशन करना, और साथ में परमिशंस भी बताना कि कौन सा फाइल कौन ओपन कर पाएगा, कौन सा फाइल कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन सा फाइल कौन डिलीट कर पाएगा, कौन सा फाइल कौन मैनिपुलेट कर पाएगा। ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू एनी प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द फाइल। ठीक है, अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर लो, ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, ऑन फाइल, देन द प्रोग्राम कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द फाइल। ठीक है, और इनपुट ले लिया उसने। अब इनपुट जो ले रहा है वो सिंपल से कहा कि अब उसको हम क्या बोलेंगे, रीडिंग, रीड अ फाइल। फिर हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। और यू कैन से यू कैन स्टोर आउटपुट विद द फाइल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट अ फाइल। तो रीडिंग भी हो गई, राइटिंग भी हो गई। इसका मतलब इनपुट लिया फाइल के थ्रू और आउटपुट फाइल में स्टोर करना। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है, क्रिएट करना, डिलीट करना, साथ में अपडेट करना। ठीक है, और परमिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ में ये भी देखता है कि अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, अगर मान लो मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, तो हर यूजर की फाइल की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हो, हर यूजर की फाइल सिक्योर हो। जैसे कि अगर मान लो शेयर्ड हो रहे हैं तो ध्यान रखना जिसको शेयरिंग की कहना चाहिए परमिशन दी गई है वही शेयर कर पाए और वही एक्सेस कर पाए जिसको ऑथराइजेशन दी गई है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो यूजर्स की फाइल को सिक्योरिटी भी देना, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना। ठीक है,
तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल हेल्डिंग वाले जो प्रपोर्शन है उसमें अलाउ करता है यूजर टू क्रिएट एंड डिलीट फाइल, अपडेट इट, ठीक है, और साथ में परमिशन के मैनेजमेंट को भी, कि किसको अलाउ करना है किसको डिनाई करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो, बोलिए बच्चे, क्लियर है नहीं है? यस सर। यस सर। आगे बात करते हैं। अब अगर आप देखो तो अगला जो है बच्चे, वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में आपको एक फिनोमिना से बताता हूं, आपको बड़ा ही क्लियर कहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखो तो हमारे पास, अगर इनपुट की बात करें तो मैं मान लेता हूं इनपुट, हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मान लो कीवर्ड, फिर कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, फिर हमने बात कर ली, और दूसरे इनपुट मान लो इनपुट 1, ऐसे करते करते इनपुट n, ये सारे इनपुट हो गए, ठीक है। अब ये जो इनपुट होंगे, ये सारे के सारे जो हम इनपुट की बात कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया इनपुट दूसरा, कोई तीसरा, फोर्थ, ऐसे करके ढेर सारे इनपुट हो गए। इनको हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं मेमोरी के साथ जो हमारा, ठीक है, जहां एग्जीक्यूशन होगा, तो ये एग्जीक्यूशन जहां होगा वहां हमारे पास मेमोरी होगा, तो हमने मान लिया मेमोरी, मेमोरी हो गया, और साथ में हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से डेटा आ रहा है, इनपुट हम कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये जो भी एग्जीक्यूशन होगा ये आपके यहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मेमोरी चाहिए, मेमोरी में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा, ये पूरे के पूरे चीजों को हैंडल करेगा, आइदर मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू, मल्टीटास्किंग के थ्रू, अब जो भी है, हमने ये पूरी चीजें पढ़ ली, आपको पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग में अंतर क्या है, तो उसके थ्रू इसको हैंडल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास इनपुट आ गए। अब इनपुट के बाद जो आउटपुट आएगा, वो या तो आउटपुट आपके मॉनिटर पे दिखेगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं, आपने बोला, आपने एक प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम को आपने इनपुट किया, अब वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद मॉनिटर पे उसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्रिंटर है, आपने प्रिंट दिया, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हो गया, तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है। फिर तीसरी बात करें स्पीकर, आपने एक साउंड प्ले किया, आपने एक मूवी चालू की, उसका साउंड आने लगा, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे आपके पास ढेर सारे आउटपुट हो सकते हैं, तो ये आउटपुट आपका एन हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इनपुट के बेस पे प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद आपके पास आउटपुट हो गया। इसका मतलब आपको लगता है कि अगर मैं मूवी देख रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेयर चालू किया और मूवी चालू हो गया, तो आपको लगता है इस प्लेयर पे यूजर का कंट्रोल है या मेरा कंट्रोल है, कि मैंने क्लिक किया तो ओपन हो गया, आपने क्लिक किया तो ओपन हो तो गया, लेकिन कंट्रोल आपका नहीं है, यूजर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है। इनपुट को ऑपरेटिंग सिस्टम, या आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल होता है। बस जैसे ही आपने क्लिक किया ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिक्वेस्ट किया, किसको रिक्वेस्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या रिक्वेस्ट किया, कि इस पर्टिकुलर मीडिया प्लेयर को, इस पर्टिकुलर ऑडियो प्लेयर को ओपन कर दो। जैसे कोई आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लिक किया, इसका मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट किया, इसको ओपन कर दो, ठीक है, इसमें इनपुट प्रोसेस कर दो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। आप रिक्वेस्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के टर्म में भी यही हुआ, यहां आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको बस लग रहा है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो कुछ नहीं रहा है, आप बस रिक्वेस्ट कर रहे हो, और रिक्वेस्ट के बेस पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट के बेस पे सिंपल आपका जो भी प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, वो कंट्रोल हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इट मींस अ प्रोग्राम विच इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग may require input output which may involve file or other input output device। अब इसके एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, इसको एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए, इन सबको जो कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, रीडिंग, राइटिंग, इनपुट आउटपुट, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इस सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बच्चे, कोई डाउट किसी को पूछ सकता है? क्लियर है? यस सर। गुड। अब आगे हम बात करें तो अगला जो सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है।
होता क्या है बच्चे, अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए, चलो मैं फिर से आगे आपको कम्युनिकेशन पहले अच्छे से समझाता हूं। होते क्या है बेटा, आपके पास ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है, ऐसे ढेर सारे प्रोसेस है मान लो, ठीक है। तो हमने बोल दिया प्रोसेसेस, ठीक है। अब प्रोसेस को कभी कभी जरूरत क्या होती है, उनको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। कम्युनिकेट करना होता है, प्रोसेस को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट क्यों करना होता है? हो सकता है आपको क्या कहते हैं, डेटा एक्सचेंज करना हो, डेटा शेयर करना हो, रिसोर्स शेयर करना हो। रिसोर्स मेनली अगर देखा जाए तो रिसोर्स शेयर करना होगा, मतलब जो रिसोर्स P3 के पास है वो P2 को जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जो रिसोर्स P2 के पास है वो P1 और P2 दोनों को, P1 और P5 दोनों को जरूरत पड़ सकती है। तो द प्रोसेसेस ऑफन नीड टू कम्युनिकेट ईच अदर। किस पर्पज के लिए? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू शेयर रिसोर्सेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो बात हो रही है, कम्युनिकेशन किसके बीच की बात हो रही है? प्रोसेसेस के बीच की बात हो रही है। कम्युनिकेशन किसके बीच की बात हो रही है? प्रोसेसेस के बीच की बात हो रही है। अब बात ये आती है, प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो प्रोसेस एक प्रोग्राम है। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। समझना मेरी बात को। इट इज एन इंस्टेंस of the computer program, of the computer program that is being executed। जो एग्जीक्यूट होने वाला है वो आपका प्रोसेस है, या आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोग्राम दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम दैट इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो बात ये आई बच्चे कि जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट किस लिए करना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, रिसोर्स शेयर नहीं करने के लिए, ठीक है। जिससे कि क्या हो सके, वो आपस में सिंक्रोनाइज हो सके, ठीक है, जिससे एग्जीक्यूशन एफिशिएंट हो सके, ठीक है। बात को समझना। प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट क्यों करना चाह रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जिससे कि एग्जीक्यूशन एफिशिएंट हो सके, ठीक है। अभी जो प्रोसेसेस आपको दिख रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर को बिलोंग करते हो। जैसे एक कंप्यूटर है, समझो मेरी बात को। जैसे अगर हम बोले तो केवल एक कंप्यूटर है, इसके अंदर ही सारे प्रोसेस हैं, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है। तो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, जिससे कि एग्जीक्यूशन एफिशिएंट हो। या अलग अलग कंप्यूटर जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग कंप्यूटर को बिलोंग कर सकते हैं। मतलब आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर है, समझते चलो, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर हैं। अब आपके जो प्रोसेस हैं वो आपके अलग अलग कंप्यूटर को बिलोंग करते हैं, P1 P2 P3 P4। मतलब ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हो सकते हैं या नेटवर्क वे में हो सकते हैं। तो प्रोसेस आपके डिफरेंट कंप्यूटर में अगर है और वो आपस में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को हैंडल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोसेस है, एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोसेस है। वो अगर एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, वो भी आपके कहना चाहिए कम्युनिकेशन का ही पार्ट हुआ। जैसे कि मैं अगर एक कंप्यूटर की बात करूं, एक कंप्यूटर में आपने विनैम चला दिया, एक कंप्यूटर में आप उसी कंप्यूटर में आपने मीडिया प्लेयर चलाया, और उसी कंप्यूटर में आप कोई कहना चाहिए वेब ब्राउजर ओपन करके रन कर रहे हो। तो ये जब आपस में सिंक्रोनाइज होंगे, कि अगर मान लो जो वेब ब्राउजर है, उसमें मैंने साउंड प्ले किया, तो आपके साउंड डिवाइस से आपका साउंड आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपस में क्या है? कम्युनिकेशन है, कि दोनों आपस में कोरिलेटेड है। एग्जीक्यूशन में साउंड की भी जरूरत है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इसको हैंडल जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। इट मींस प्रोसेस नीड टू स्वैप ओवर इंफॉर्मेशन विद अदर प्रोसेस और वांट टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस। Processes executing on same computer system और on different computer system can communicate using operating system। अब एक ही कंप्यूटर पे हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग नेटवर्किंग में है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई सिस्टम में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस कैन बी डन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी और बाया मैसेज पासिंग। तो ये कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? ये भी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, Yes, क्लियर है? sir. गुड, Yes, sir. गुड।
अब बात करें रिसोर्स एलोकेशन, तो ये तो हमने अभी देखा, रिसोर्स एलोकेशन वाला ही फंडा वही है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे, और ये तो बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर रिसोर्स एलोकेशन की बात करो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको बड़े डिटेल में। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, ठीक है। P1 ने क्या किया हुआ है, R1 रिसोर्स को रखा हुआ है। R1 रिसोर्स है P1 के पास, ठीक है। P1 प्रोसेस के पास R1 रिसोर्स है, रिसोर्स एलोकेटेड है, ठीक है। अगर P2 की बात करें तो P2 के पास R2 है, ठीक है। और P2 को R3 भी चाहिए। P2 के पास, या ऐसा कह लो कि P2 के पास R2 भी है और R3 भी है, लेकिन R3 P3 को भी चाहिए, ठीक है। तो P3 को रिसोर्स कब मिले, कैसे मिले, किस मैकेनिज्म से मिले। और सीपीयू का काम, कहना चाहिए अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो इस टाइप से है कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट की, समझना, अगर किसी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना, जब जिसको जरूरत है उस रिक्वेस्ट के थ्रू उसको रिसोर्स प्रोवाइड करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब इसी के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, कब किसको रिसोर्स मिलेगा। अगर किसी ने रिसोर्स लेके बैठा हुआ है तो जल्दी से जल्दी उस रिसोर्स को फ्री करना, और ऐसे फ्री करना कि जब दूसरे को रिक्वायरमेंट है तो उसको भी अवेलेबल हो जाए। ये सारा कुछ कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके लिए कुछ हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात समझ लो कि जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको टाइमली मैनर में मिल जाए, जिसको जिसको जरूरत है उसको मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक ने अगर उस रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो होल्ड करके रखे इनफाइनाइट टाइम तक, तो दूसरे को कभी भी वो कहना चाहिए उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल ना हो पाए। ये सारा कुछ जो है वो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये अपन बात करें तो ये आपका रिसोर्स एलोकेशन की है। अब रिसोर्स में क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, मेमोरी, कुछ भी हो सकता है। मतलब रिसोर्स में अगर देखा जाए ना, तो आप बोलो तो प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट कर सकता है, मेमोरी की रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सारा कुछ हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये आपका हो गया रिसोर्स एलोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली बात करते हैं हम एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब जो एरर होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके कहते हैं सिचुएशन होते हैं कंप्यूटिंग के वक्त, जब आप कंप्यूट करते हो, ठीक है। तो कंप्यूटिंग के वक्त ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जिसमें आपका एरर आ सकता है। अब एरर जो है वो आपका सीपीयू के में भी आ सकता है, मेमोरी में आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ सकता है, और इवन आप ऐसा कह लो यूजर के प्रोग्राम में भी एरर आ सकता है। जैसे कि आपने सिंथेटिकली अगर प्रोग्राम करेक्ट नहीं लिखा तो एरर आ जाता है, लॉजिकली करेक्ट नहीं है तो रन टाइम पे एरर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां एरर आ जाता है, जैसे सीपीयू में, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में और यूजर के प्रोग्राम में, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने प्रिंट कमांड दिया, ठीक है, आपको एक पेज प्रिंट करना था, लेकिन पेपर खत्म हो गया, पेपर के बिन में पेपर था ही नहीं, ठीक है। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करेगा, आपको एक एरर थ्रो करके मैनेज करेगा। एरर आएगा कि जो पिन में, या कहना चाहिए जो एम्प्टी है, बिन आपका एम्प्टी है, पेपर बिन आपका एम्प्टी है, पेपर आप उसमें क्या कहते हैं पेपर लगाओ तब जाके प्रिंट हो पाएगा। तो जैसे प्रिंटर यूज करने वक्त अगर पेपर खत्म हो गया, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है कंप्यूटिंग को, कि कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोलैप्स ना हो, एक मैसेज आ जाए, ठीक है, और उस मैसेज के थ्रू यूजर को पता चल जाए, जैसे कि यूजर जो है वो एडिक्वेट एक्शन ले सके। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां एरर आ सकता है, जिसको सीपीयू बिना कंप्यूटिंग कंसिस्टेंसी के, बिना कंप्यूटिंग ब्रेकडाउन के हैंडल करता है, और बिना कोलैप्स के हैंडल करता है। कुछ केसेस में ये डिबगिंग और कहना चाहिए एरर करेक्शन के प्रोग्राम होते हैं, उसके थ्रू भी हैंडल किया जाता है। तो ये सारे टास्क आपके किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। आगे बात करते हैं, अगला है अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग। किस लिए,
जैसे कि देखा जाए तो विच यूजर यूजेस हाउ मच एंड हाउ कहना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस, कौन सा यूजर कितना और क्या क्या रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, इन सब का रिकॉर्ड कीप करना। ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड कीप करना। ठीक है, मींस कीपिंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द यूजर्स, कीपिंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूजर्स। और यूजर्स क्या, कि यूजर क्या क्या और कितना रिसोर्स यूज कर रहा है। तो दिस सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक of which users are using how much and what kind of computer resources have been used। और सिंपल इसको हम स्टैटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के पास आपके पास सारा इंफॉर्मेशन होगा, सारा रिकॉर्ड होगा इसके लिए कि कौन कौन से यूजर क्या 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 कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप कहना चाहिए रिसर्च में या कहना चाहिए अगर सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करना पड़े तो आप पता कर सकते हो कि कितने रिसोर्सेस जो होते हैं कौन कौन से यूजर एक्वायर करके रखता है और कब कब उसको कहना चाहिए फ्री करना चाहिए, अब कब कब उसकी जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग में वो सारी चीजें आएंगी कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को कितने देर तक होल्ड करके रखा है, कितने नंबर्स ऑफ कहना चाहिए कितने नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस को होल्ड करके रखा है। ये सारी चीजें आपके कहना चाहिए अकाउंटिंग में होती है, जिससे कि आप अगर मान लो सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करना है, सिस्टम के परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हो। देन लास्ट सर्विसेज की हम बात करें तो ये है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो अगर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो सबसे मेजर जो टास्क है अगर हम बात करें कंप्यूटर में, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर टास्क है उसमें पहला टास्क ये होता है कि डेटा शुड बी सिक्योर। डेटा कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, डेटा शुड बी सिक्योर। और आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग वीडियो शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, ठीक है, तो प्रोसेसेस अगर देखा जाए तो प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेम टाइम पे अगर मान लो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हैं अगर वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तब क्या होगा, तो प्रोसेस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर ना करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेस एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, साथ में एक दूसरे का जो डेटा है, जो रिसोर्सेस है वो सिक्योर हो। ठीक है, जिसको प्रिविलेजेस हैं वही उसको एक्सेस कर पाए, जिसको प्रिविलेजेस नहीं है वो एक्सेस ना कर पाए। इसका मतलब सिस्टम रिसोर्स जिसके थ्रू एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, वो केवल वही बंदा एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो एक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि सिस्टम रिसोर्स एक्सेस कौन कौन कर पाए। अब देखो, सिस्टम रिसोर्स प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में अंतर है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम रिसोर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, सिस्टम रिसोर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, अगर कंट्रोल की बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। अगर आप कंट्रोल की बात कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन। मतलब सिस्टम रिसोर्स की एक्सेस को आप कंट्रोल कर रहे हो, को कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, इस कंट्रोल को हम प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो द एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेस मस्ट बी इन कंट्रोल्ड वे, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी का मतलब होता है आउटसाइड एक्सेस से। सिक्योरिटी कैसा है, आउटसाइड एक्सेस से। आउटसाइड एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आउटसाइडर है और अगर वो कोई एक्सेस करना चाह रहा है सिस्टम को अनऑथराइज वे से तो ना कर पाए, ये क्या है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड एक्सेस, इट शुड नॉट बी एक्सेस बाय द आउटसाइडर विच इज नॉट ऑथराइज्ड और विच आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, तो सिक्योरिटी आउटसाइडर के टर्म में है और सिस्टम रिसोर्स की कंट्रोल को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम बोलते हैं कि अगर ईमेल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम अपना ईमेल ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड से आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देखो यहां प्रोटेक्शन आया, आप क्या कर रहे हो, सिक्योर नहीं कर रहे हो, यूजर आईडी पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने अकाउंट को। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, ये सिक्योरिटी हुई। प्रोटेक्शन क्या है
कि यूजर आईडी और पासवर्ड लगा दे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी इंप्रूव कैसे होगी कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, होना चाहिए, इतने कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि हैकिंग इजी से इजी ना हो, अनवांटेड एक्सेस ना हो। ठीक है, अब ये देखो सिक्योरिटी हमारी एक्सटर्नल भी होगी, कैसे, जैसे मॉडेम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, एडाप्टर हो गया, तो कोई उनको इनवैलिड एक्सेस ना कर पाए, या कहना चाहिए जो कोई भी अनऑथराइज बंदा उनको एक्सेस ना कर पाए बिना परमिशन के। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटी में आती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? गुड। Yes, sir. अब हम बात, ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस में आपके पास तीन चीजें हैं। एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर, जो मैंने आपको पहले बता दिया, CLI कमांड के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा था कि क्या कहते हैं, आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर में आप कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हो, फिर एक बैच होता है, बैच में आप क्या करते हो, फाइल होता है, फाइल में आप कहना चाहिए कमांड्स रखते हो, साथ में ऑपरेशन भी रखते हो, उसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, और एक होता है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब अगर कमांड लाइन इंटरफेस की बात करो तो ये डायरेक्टली कमांड एंट्री को अलाउ करता है। ठीक है, और ये जो इंप्लीमेंटेड होता है जनरली कर्नल में होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू होता है। ठीक है, और आप इसको कहना चाहिए डिफरेंट सेल्स के थ्रू एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ये सेल होता क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रेजेंट अ कमांड लाइन इंटरफेस। सेल के थ्रू ही आप कमांड लाइन इंटरफेस को यूज कर सकते हो, which allow you to control your computer using command enter with a keyboard instead of controlling graphical user interface। तो सेल क्या है, सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कमांड लाइन इंटरफेस को अलाउ करता है। ध्यान रखना, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस हो गया आपका डॉस प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब सेल, मैंने आपको बता दिया कि जो सेल है वो आपका एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, ये बताता है कि आपका जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए, जैसे कि देखो अलाउ हो पाए, जैसे कि कमांड आपके एक्सेप्ट हो। ठीक है, तो सेल प्रोवाइड यू विथ एन इंटरफेस टू द यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, और डॉस मोड में तो हमारा सेल जो है वो डॉस प्रॉम्प्ट ही है। सेल हम बोलते किसमें है जनरली, यूनिक्स सिस्टम में बोलते हैं, जो एक इंटरफेस होता है। ठीक है, किसके लिए, कमांड्स, कमांड्स के लिए। ठीक है, इट गैदर इनपुट फ्रॉम यू एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम बेस्ड ऑन दैट इनपुट। जो भी आप इनपुट देते हो उसको सेल पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, ये आपका आउटपुट के टर्म में आउटपुट शो होने लगेगा। तो सेल इज एन एनवायरनमेंट इन विच वी कैन रन आवर कमांड्स, प्रोग्राम्स एंड सेल स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब अगर आप देखो तो देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सेल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो आप इसको अलग अलग सेल के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक बोन सेल होता है और एक सी सेल होता है। जैसे देखो बोन सेल और सी सेल। बोन सेल में आपको अगर प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब इफ यू आर यूजिंग बोन सेल, द डॉलर कैरेक्टर इज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट, तो आपका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा, डॉलर कैरेक्टर। इसमें सी सेल में आपका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा, परसेंट, परसेंट कैरेक्टर। बस यही अंतर होता है, इसमें डॉलर होता है, इसमें परसेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर सेल प्रॉम्प्ट की बात करो तो द prompt dollar which is called the command prompt is issued by the cell while the prompt display you can type a command। तो उसके बाद अगर आपने डेट लिख दिया तो डेट डिस्प्ले हो जाएगा। देखो तो ये सिंपल क्या है, यूनिक्स में डॉस टाइप का बिहेवियर सेल प्रोवाइड करता है, और उस सेल में आप कमांड लिखते हो, उस कमांड के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है। आप जनरली सेल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, बॉर्न सेल और सी सेल। अगर डॉलर साइन से प्रॉम्प्ट आपका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज बॉर्न सेल, अगर परसेंट साइन से हो रहा है दैट इज सी सेल। ठीक है, अगर बॉर्न सेल की बात करें तो बॉर्न सेल की जो कैटेगरीज होती हैं, बॉर्न सेल जो होता है एसएच होता है, कॉन सेल केएसएच होता है, बॉर्न अगेन सेल बैश होता है, देन पीओएसआईएक्स सेल एसएच होता है, सी टाइप में सीएसएच होता है सी सेल, और एक टेक्सनेट या अपटॉपिस सेल बोल सकते हो। ये भी देखो आपका, ये आपका डॉस एनवायरनमेंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, जीयूआई आपको मैंने बता ही दिया था। जीयूआई को सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो किए जेरोक्स पार्क में किया गया था बाय एलन के एंड डगलस एंगलबर्ट ने किया था एंड ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इन 1981। लेटर एप्पल इंट्रोड्यूस द लीजा कंप्यूटर विद जीयूआई ऑन जनवरी 1983। और मैंने आपको जीयूआई का एनवायरनमेंट आपको बताया ही था, ये यूजर फ्रेंडली होता है बट ऑब्वियस है, जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आइकन्स, फाइल्स, प्रोग्राम, मेन्यूज, इनके थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मेनी सिस्टम नाउ इंक्लूड बोथ CLI एंड GUI,
आजकल कमांड लाइन भी होते हैं हमारे पास, कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे डॉम्स प्रॉम्प्ट, जैसे कि अपन माइक्रोसॉफ्ट उसकी बात करें, विंडोज की बात करें, ठीक है, एप्पल की बात करें, यूनिक्स और लाइनक्स की बात करें, इनके पास आजकल जीयूआई और सीएलआई दोनों ही होते हैं, ठीक है। फिर टच स्क्रीन इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल, ठीक है, जिसमें माउस आपका पॉसिबल नहीं है, एक्शन या सिलेक्शन, वर्चुअल कीबोर्ड। हाँ बेटा बोलो। सर डीबीएमएस की क्लास है सर, हमारी 9:55 पे शुरू हो गई थी। आज नहीं होने वाली बेटा, मैं ही बताने वाला हूं क्या होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात ओके करें सर। तो वॉइस कमांड्स होते हैं। वॉइस कमांड्स भी आप क्या कहते हैं, इसके थ्रू यूज कर सकते हो, टच स्क्रीन इंटरफेस के थ्रू। ये जैसे कि अपन बात करें तो मैक का ओएस का इंटरफेस है जीयूआई, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में था, ठीक है, मतलब कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज में कवर करनी थी। अब अगर आप इसके उस पे आओ, इनिशियल पिक्चर पे, तो देखते हैं। अब इस पिक्चर को आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप देखो तो सबसे पहले ऊपर वाला, अगर अपर साइड से बात करें तो यूजर इन सिस्टम प्रोग्राम्स, यहां यूजर होगा या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, या तो जीयूआई से इंटरेक्ट करेंगे, या टच स्क्रीन, या कमांड लाइन, या यूजर इंटरफेस जो भी है, जैसे जीयूआई, टच स्क्रीन या कमांड लाइन से इनने क्या किया, एक्सेस किया सिस्टम के एनवायरनमेंट को। जो एक्सेस करते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो होता है वो किसके थ्रू जाएगा, सिस्टम कॉल्स के थ्रू। ये जो भी रिक्वेस्ट होगा, या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को होगा, यूजर को या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा, या तो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना होगा, या फाइल सिस्टम का काम होगा, या कम्युनिकेशन का काम होगा, रिसोर्स एलोकेशन का काम होगा, या अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, या एरर जनरेट होगा, या प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होगी, ये सारी सर्विसेज में आएगी। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा हार्डवेयर के इंटरेक्शन के थ्रू, और वापस से इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बातें समझ में आ गई?